हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो कैन यू प्लीज़ रिप्लाई मी। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइए। ऑडिबल है मेरा वॉइस और आपको दिख रहा है वीडियो? गाइज़, ये वाला सेशन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लूँगा ये सेशन फॉर ईसॉप रिलेटेड डाउट्स। आप मुझे बता दीजिए आपको अगर कुछ डाउट्स हैं ईसॉप में, सो यू गाइज कैन आस्क। हाय आशीष, मेहुल पाटिल, प्रिंकल चावला, नाम बढ़िया है प्रिंकल, पलक गोयल, मेहुल, कीर्ति कुमार सावरकर, हेलो एवरीवन, कौशिक देवनाथ। सो गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? ऋषिकेश, कैसे हो बेटा? थैंक यू प्रिंकल चावला, थैंक यू फॉर दैट। और सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद आज के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं तुम सबके साथ। मेरी विशेष यही है कि जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ, बहुत जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ। तो सिद्धार्थ पात्रा, ओके। सो गाइज, जल्दी बताइए आपके कोई डाउट्स हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी बातें करके ये सेशन को अपन एंड कर देंगे। आपके अगर कुछ ईसॉप रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप मुझसे खुल के पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स हो आप खुल के पूछ सकते हो। थैंक यू सिद्धार्थ। आशीष, जय सर, जैसे कि एग्जाम अब 1 नवंबर। हाँ, फिर आशीष कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, एक ही बार में लिखो बेटा। तो है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? मैं डिस्कस करता हूं इस पे थोड़ी देर में। पहले मैं एक बार देख लूं कुछ बच्चे पूछना चाह रहे हैं क्या। मैचिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट समझा दीजिए इन कैंसिलेशन एंड लैप्स एंट्री। कौशिक देवनाथ। कौशिक, मैचिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक है? आता हूं मैं इस पे। कैंसिलेशन के केस में क्या होगा और लैप्स के केस में क्या होगा, ठीक है? मैं उसकी एंट्री का समझाता हूं। हालांकि उसका रिलेशन मैचिंग प्रिंसिपल से ज्यादा ऐसा जोड़ के नहीं देखा जा सकता, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू। और बच्चे, अभी अगर आपको ईसॉप रिलेटेड डाउट्स हैं तो ठीक है, आप पूछिए। नहीं तो आप जनरल टॉक भी आप मुझसे कर सकते हो रिगार्डिंग दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ईसॉप के डाउट्स होंगे तो मैं डेफिनेटली पहले वो एंटरटेन करूंगा, फिर अपन जनरल टॉक करेंगे, राइट? आज एक्चुअली मुझे आना था 2 बजे, सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं आ पाया। तो अभी अपन कर रहे हैं ये चीज। चलो, मैं मैचिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं वो कौशिक। तो कौशिक, मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली 2 बातें हैं बेटा, ध्यान से समझना। बाकी सब बच्चे भी अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बच्चों, ऐसा है कि मान लीजिए ये एक वेस्टिंग पीरियड है 3 साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यहां ग्रांट डेट है, मतलब ऑप्शन ग्रांट किया गया, और ये वेस्टिंग डेट है। वेस्टिंग डेट समझते हो? वेस्टिंग डेट मतलब जिस दिन ऑप्शन वेस्ट हुआ, मतलब जिस दिन आप एलिजिबल हो गए। नवंबर 20 में एडवांस अकाउंट्स का कैसा रिवीजन करना है वो भी बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल। सो गाइस, क्या होता है कि अगर ऑप्शन वेस्टिंग डेट के बाद अवेल नहीं किया जा रहा तो उसको बोलते हैं लैप्स। मतलब यहां मान लीजिए मैंने 500 एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया था, यहां फाइनली 400 एम्प्लॉइज एलिजिबल हो गए। 400 में से 30 एम्प्लॉइज ने बोला कि हमें नहीं चाहिए, तो वो हो गया लैप्स। पहले तो आपको समझना है कि लैप्स और कैंसिलेशन में फर्क क्या है, और मैं आपको खुल के बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट क्या करता है और मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट उसका अलग से मैं क्या ट्रीटमेंट बताता हूं, मैं आपको खुल के बताऊंगा, ठीक है? तो और अगर मान लीजिए किसी कारण ऑप्शन को कैंसिल कर दिया जाए, ऑप्शन को कैंसिल कर दिया जाए पहले से ही, यहीं पर मान लीजिए मैंने 500 एम्प्लॉइज का ऑप्शन दिया था, पर यहां पर मान लो कुछ चीजों को कैंसिल कर दिया गया, ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहां पर जनरली ये कैंसिल कैसे होता है? ऑप्शन जनरली यहां पर कैंसिल कैसे होता है?
कि आपका फिगर माइनस में आएगा। क्या आएगा? फिगर माइनस में आएगा। राइट, अंडरस्टूड। सो दो चीजें अलग अलग है, यहां होता है लैप्स, यहां होता है कैंसिलेशन। इधर होता है लैप्स, इधर होता है कैंसिलेशन। ठीक है, तो अगर आप यहां पर करते हो कैंसिलेशन होता है, तो आपको अपना ईसो आउटस्टैंडिंग का जो आपने प्रोविजन बनाया था उसको रिवर्स करके P&L में डालना चाहिए, ऐसा जय सर बता रहे हैं। और यही चीज गाइडेंस नोट में लिखी हुई है, एक्चुअली ये चीज लिखी हुई है। पर आईसीआई क्या करता है? आईसीएआई इसको ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व करता है, आईसीआई ये करता है। तो मैं भी बच्चों को बोलता हूं कि ठीक है, अगर मार्क्स चाहिए तो आप आईसीआई का चीज करो, अदरवाइज कायदे से जो रूल है वो रूल है कि आपको P&L में डालना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, अब तो ऑप्शन वेस्ट होगा ही नहीं। जब ऑप्शन कैंसिल हो गया तो ऐसे केस में जो भी आपने एक्सपेंस बुक किया था उस एक्सपेंस को आपको रिवर्स करना पड़ेगा P&L में, क्योंकि आपने आज तक एक्सपेंस P&L में बुक किया था। अब मैचिंग कंसेप्ट यहां पर यह है कि जब आप पहले साल एक्सपेंस बुक करते थे तो आपका फंडा यह था कि फर्स्ट ईयर में आपको एम्प्लॉय से कुछ ना कुछ सर्विसेज मिली, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिले, जिसके बेसिस पर आपने एक्सपेंस भी दिखाया उसी ईयर का। बट ऑप्शन क्योंकि कैंसिल हो गया तो आपको पूरे बेनिफिट मिल नहीं पाए, पूरे जब बेनिफिट नहीं मिल पाए तो इसलिए आप रिवर्सल कर रहे हो। अंडरस्टूड? तो कैंसिलेशन के केस में कायदे से P&L जाना चाहिए, ये मैंने आपको बताया हुआ है। पर मैंने आपको यही बोला है कि आप छोड़ो ये चीज, क्योंकि इंस्टीट्यूट उसको फॉलो नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूट फॉलो क्या कर रहा है कि जब भी अगर माइनस में आएगा, वेस्टिंग डेट से पहले पहले अगर मान लो आप कैलकुलेशन कर रहे हो और माइनस में फिगर आएगा, तो आप ऐसे केस में ईसो आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व करोगे। और लैप्स में क्या होता है? लैप्स में तो सीधा सीधा फंडा है कि ऑप्शन लैप्स हो गया, पर 400 एम्प्लॉइज हमें बेनिफिट देके चले गए। अब 400 में से 30 एम्प्लॉइज ने बोला कि हम आपका ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, मत करो अवेल, हमें तो बेनिफिट जो मिलना था मिल गया, तो हम एक्सपेंस को रिवर्स नहीं करेंगे P&L में, हमें उसको जनरल रिजर्व में प्रोविजन को डाल देना है। नाउ व्हाट इज द लिंक और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? मैंने आपको बताया था कि आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखता है ईसो आउटस्टैंडिंग, और जनरल रिजर्व भी यही दिखता है। जब तुम ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करके जनरल रिजर्व में ले जा रहे हो, दैट मींस कि तुम टेक्निकली यहां से काट के यहां कर रहे हो, मतलब तुम सीधी बातें अपने स्पेसिफिक रिजर्व को हटा के फ्री रिजर्व में लेके जा रहे हो, पर अल्टीमेटली हेड तो वही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो टेक्निकली तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने स्पेसिफिक रिजर्व को हटा के तुम फ्री रिजर्व में वो चीज डाल रहे हो, दैट्स इट। तो यही फंडा है और कुछ नहीं है। ये मुझसे कौशिक ने पूछा था, इसीलिए मैंने उसका ये जवाब दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रिंकल चावला, आपका जनरल डाउट है तो मैं बाद में, अभी इसी सेशन में बाद में लूंगा। ऋषिकेश सर, अगर पहले ही ज्यादा प्रोविजन बना दिया तो क्या होता है, वो एक बार करवा दो, उसमें कंफ्यूजन है। यही होता है बेटा, अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर प्रोविजन बनाया से 1 लाख रुपए का, तो आप 1 लाख की एंट्री क्या पास करोगे? इंप्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग। फिर सेकेंड ईयर भी मान लीजिए आपने एंट्री पास की, इंप्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए 2 लाख रुपए से। तो पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 2 लाख, कुल मिला के हो गया 3 लाख। बट तीसरे साल के एंड में, मान लीजिए तीसरे साल के एंड में से थर्ड ईयर में आपका टोटल प्रोविजन होना चाहिए 280 का, पर तो आपने तो पहले से ही एक्सेस प्रोविजन बना लिया है 3 लाख का, तो आप क्या करोगे? माइनस में आपका 20,000 आएगा और उसको आपको एंट्री करना है ईसो आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। सिंपल, ये आईसीआई के अकॉर्डिंग यही आपको करना है। मतलब फर्स्ट ईयर में 1 लाख बनाया, सेकेंड ईयर में 1 लाख बनाया, हो गए तो 3 लाख। थर्ड ईयर में आते आते क्यूमुलेटिवली 2,80,000 होना चाहिए था, तो आप 20,000 को रिवर्स करोगे जनरल रिजर्व में। ऋषिकेश सर, मॉड्यूल सम 6 नहीं समझ रहा, मॉड्यूल 6 सम नहीं समझ रहा। मॉड्यूल का मैं 6 नंबर क्वेश्चन अभी निकालने की कोशिश करता हूं, मेरे पास मॉड्यूल का क्वेश्चन, मॉड्यूल ठीक है, मैं ट्राई करता हूं बेटा कि मैं मॉड्यूल भी निकाल लेता हूं। मैं मॉड्यूल निकाल लेता हूं, तब तक मैं आगे देख लेता हूं। सेम डाउट सर, द वन किंजल आस्क्ड। ठीक है सर, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 6 में डाउट था, 850 इंप्लॉइज जो लेफ्ट किए उनका ट्रीटमेंट कैसे किया हुआ बुक्स में समझ नहीं आया। सर सपोज एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शंस दिए,
सपोज एक एम्प्लॉय को 100 ऑप्शंस दिए, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, 100 ऑप्शंस दिए, तो वो क्या वो ओनली 50 और एनी अमाउंट लेस देन 100 ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है या कंपलसरी? नहीं बेटा, अगर 100 ऑप्शन दिए हैं तो उसको 100 ही अवेल करने पड़ेंगे। ये कोई घर की बात नहीं है कि चल तेरे को मैंने 100 ऑप्शंस दिए तो तू 50 कर ले, 80 कर ले, 70 कर ले, ऐसा नहीं चलता। हाँ, कंडीशन में ही था कि तू या तो 50 के लॉट्स में करना, या तो 50 करना, या तो 100 करना, या तो 150 करना, या तो 200 करना, ऐसे तू 500 तक कर सकता है 50 के लॉट्स में, तो फिर अलग बात है। मैं को 1 मिनट बस ICI का मॉड्यूल डाउनलोड करने दे दो। क्वेश्चन नंबर 6 में करवाता हूं मॉड्यूल, चॉइस लिमिटेड, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वर्कबुक में कैंसिलेशन को एम्प्लॉय लेफ्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। मैं क्लास वर्कबुक पे भी आता हूं, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूं क्योंकि वो मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे हैं 2-4। मोक्षा आपको, आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा जो मैंने आपको अभी बोला कि ऑप्शंस का जो आपने पूछा मुझसे। अगली क्लास में मैं डाउनलोड पहले से ही करके रखूंगा स्टडी मेट। सर हमारा बुक में वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, सर हमारे बुक में वो क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, वो अपनी बुक का भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, चॉइस लिमिटेड तो यार मैंने भी करवाया है। चॉइस लिमिटेड का क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने भी करवाया है। यस, बिल्कुल मैंने भी करवाया है। अब चॉइस लिमिटेड में आपको डाउट क्या है? सर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन में डाउट था 850 इंप्लॉइज जो लेफ्ट किए उनका ट्रीटमेंट कैसे किया हुआ बुक्स में नहीं समझ में आया। 850 जो लेफ्ट किए, बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, 850 इंप्लॉइज लेफ्ट नहीं हुए हैं। ये देखो चॉइस लिमिटेड के क्वेश्चन का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, अगर आपको चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, इसका टाइमलाइन बनाया हुआ है मैंने, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हाँ देखो चॉइस लिमिटेड में क्या है, चॉइस लिमिटेड में देखो क्या है। इनिशियली व्हाट वाज द कंडीशन, 1000 इंप्लॉइज थे 1/4/2008 में। कंडीशन ये थी कि आप अगर 16% का क्या रेवेन्यू अर्निंग, अगर आप 16% अर्निंग करते हो, 16% आप अर्निंग करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के एंड में ही दे देंगे। यहां पर वेस्टिंग पीरियड वेरिएबल है कि फर्स्ट ईयर के एंड में भी दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं देंगे तो सेकंड ईयर के एंड में दे सकते हैं, सेकंड ईयर के एंड में नहीं देंगे तो थर्ड ईयर के एंड में देंगे। तो यहां पर बोला गया था कि अगर 16% की कंडीशन फुलफिल कर लोगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में दे देंगे, नहीं किया तो फर्स्ट और सेकंड का मिला के अगर तुमने एवरेज 13% अर्निंग कर लिया तो सेकंड ईयर के एंड में दे देंगे। वो भी नहीं किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का अर्निंग टोटल एवरेज मिला के अगर तुमने 10% भी कर लिया तो हम तुम्हें थर्ड ईयर के एंड में देंगे, और अगर 10% भी नहीं किया तो भाई साहब राम राम जाइए। फर्स्ट ईयर में 50 इंप्लॉइज लेफ्ट हुए। अब कैसे मालूम पड़ रहा है, इनिशियली 1000 इंप्लॉइज थे, ये बोल रहा है 50 इंप्लॉइज लेफ्ट द कंपनी। हो सकता है शायद बुक में, देखिए क्या बोल रहा है, 5000, यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है 5000। अरे यार मुझे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं वही आ रहा हूं बेटा ध्रुव, मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर आपने ये मेरा क्लास देखा होगा तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, बट डोंट वरी मैं उसी पे आ रहा हूं।
अभी हो क्या रहा है, 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। अब ये 5000 ऑप्शन है बेटा, 5000 ऑप्शन, हमने कितने एम्प्लॉइज ऑप्शन दिए थे, 100, तो 5000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 50 एम्प्लॉइज, 4000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 40 एम्प्लॉइज। ये बोल रहा है लैप्स मतलब 50 एम्प्लॉइज चले गए, 40 एम्प्लॉइज अगले साल चले गए, 3500 फाइनली अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स मतलब 3500 डिवाइड बाय 100 मतलब 35 एम्प्लॉइज चले गए। तो मैं उसी पे आना चाह रहा था जो मैंने चार्ट बनाया था कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 50 एम्प्लॉइज चले गए, सेकेंड ईयर में 40 एम्प्लॉइज चले गए, थर्ड ईयर में 35 एम्प्लॉइज चले गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव, किंजल और सौम्या और जिन जिन लोगों ने पूछा था, कौशिक, जिन जिन लोगों ने आपने डाउट पूछा था, सभी लोग सुनिएगा। हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में कंडीशन थी 16% की, जबकि एक्चुअल अर्निंग, देखिए ए अर्निंग मतलब एक्चुअल अर्निंग 14% रही, एक्चुअल अर्निंग आपकी रही 14%। तो क्या आपने फर्स्ट ईयर की कंडीशन को फुलफिल किया? द आंसर इज नो। पर मुझे फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस तो बुक करना है, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय से सर्विस तो मिल चुकी है पहले साल की। मैंने एम्प्लॉय को बोला कि तू मुझे 1 साल काम करके दे दे, ठीक है, मैं तेरे को 1 साल बाद ऑप्शन दूंगा, कंडीशन एक और ये है कि 16% अर्निंग करके बता। उसने बेचारे ने काम तो करके दे दिया, बट अर्निंग हुई 14% की, फिर भी मुझे काम तो मिला ना, एम्प्लॉय से बेनिफिट तो मिला। और मैं उसको ये तो नहीं कर रहा हूं, मना तो कर नहीं रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं ठीक है तू सेकंड ईयर के एंड में ले ले, अगर तूने मुझे सेकंड ईयर की अर्निंग कंडीशन फुलफिल करके दे दी। तो फर्स्ट ईयर के एंड में देयर वाज अ 14% अर्निंग। अब सोचो, पॉजिटिवली सोचो आप इसको, कि फर्स्ट ईयर के एंड में आप ऑप्शन सामने वाले को नहीं दे रहे हो, बट आप फर्स्ट ईयर के एंड में ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, तू सेकेंड ईयर के एंड में ले लेना। तो ऑप्टिमिस्टिक होके सोचो, ठीक है ना, कि हम ये मान के चल रहे हैं, जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में प्रोविजन बनाएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड ईयर में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। इसीलिए हमने एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड माना सेकेंड ईयर, 2 इयर्स। कब? फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के एंड में मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर की कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, बट मैं जानता हूं कि सेकेंड ईयर में कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए, तो मैंने एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड मान लिया 2 इयर्स का, और इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय 2 किया। आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी। ये ध्रुव ने पूछा और बाकी सबको भी मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर के एंड में कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब वेस्टिंग पीरियड 1 मानना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। अब मैं सर 2 मानूं कि 3 मानूं? तो पहले क्या आ रहा है? 2। यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार सेकेंड ईयर की कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। तो इसीलिए हमने बोला कि 1000 एम्प्लॉइज में से फर्स्ट ईयर में 50 चले गए। फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को नहीं पता कि सेकंड और थर्ड ईयर में कितने जाएंगे, मैं एस्टिमेट भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास 950 एम्प्लॉइज अवेलेबल हैं, 100 ऑप्शंस उनको दिए, और 30 रुपीज का क्या है, 30 रुपीज क्या है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू। 30 रुपीज का आई थिंक इंट्रिंसिक वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहा हूं? 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मानते हुए कर रहा हूं कि सेकेंड ईयर के एंड में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये मानते हुए मेरे को फर्स्ट ईयर में 14,25,000 का एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। अब देखो हुआ क्या, सेकेंड ईयर में हुआ ये कि सेकेंड ईयर की कंडीशन थी 13%, और हमने भी यही सोचा था फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट ईयर में हमने भी सोचा था कि सेकेंड ईयर में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। पर सेकेंड ईयर में क्या हुआ? सेकेंड ईयर में एवरेज अर्निंग हुई 14 + 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 12%। कैसे मालूम पड़ा? ये रहा आपकी अर्निंग, एक्चुअल अर्निंग 14 और 10, तो 14 + 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना होता है? 12। आपकी एक्चुअल अर्निंग हो गई 12%, जबकि आपने कंडीशन कितनी बोली थी? 13। ओ माय गॉड, हमने तो ये सोचा था कि सेकेंड ईयर में कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, उसके बेसिस पर हमने लास्ट ईयर एक्सपेंस बुक किया था। कोई बात नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट ही तो है ना, एस्टिमेशन तो बदलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, यही तो पढ़ते हैं ईसॉप में। ईसॉप पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट पे, ठीक है। अब क्या हम
क्या एक और कंडीशन बाकी है? बिल्कुल बाकी है। तो अब हम एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड को 3 मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंड ईयर में, कहां गया मेरा सेकेंड ईयर, ये रहा। मैं सेकेंड ईयर में बोलूंगा कि 1000 एम्प्लॉइज थे, 50 फर्स्ट ईयर में गए, 40 सेकेंड ईयर में गए, 100 ऑप्शंस थे और 30 रुपीज का एंट्रेंस वैल्यू था। ये इंपॉर्टेंट है। 3 को मैंने वेस्टिंग पीरियड मान लिया। ये सोचते हो कि अभी भैया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, उसमें से 2 साल हो चुके हैं और मैं 1425 ऑलरेडी बुक कर चुका हूं फर्स्ट ईयर का। तो रिमेनिंग सेकेंड ईयर में बुक करूंगा 395। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। फर्स्ट ईयर में 14 लाख, 14 लाख, सेकेंड ईयर में ओनली 3,95,000। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ईयर में आई हैव डिवाइडेड इट बाय 2 एंड थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में आई हैव डिवाइडेड इट बाय 3। जैसे ही आप ज्यादा से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर तो छोटा आएगा। ऋषिकेश, डायरेक्ट थर्ड ईयर अज्यूम किया था सर। अच्छा, आपने डायरेक्ट थर्ड अज्यूम किया था, वो बहुत ही गलत है, वो बिल्कुल गलत है। थर्ड ईयर अज्यूम नहीं करना। आई होप आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर समझ में आ गया होगा। और सर फिर तीसरे साल क्या करेंगे? तीसरे साल तो सब कुछ अच्छा हुआ। कंडीशन क्या सोची थी कि 10% की अर्निंग ऑन एन एवरेज हो जाए। हुई कितनी? 14 + 10 + 7 डिवाइड बाय 3, तो 10.33, मतलब इट इज in excess of 10%. Condition fulfilled. That means 3 years is final now. तो वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल्ड, वेस्टिंग पीरियड इज 3 years. एंड एम्प्लॉय कितने हैं? 875। सर 875 कैसे? बेटा 1000 में से आजकल 50, 40 और 35 अगर जाता है तो आजकल 875 बचता है। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आप देखोगे, थर्ड ईयर में आपका 875 इंप्लॉइज बचा। 100 × 30 डिवाइड बाय 3 × 3 करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो कट जाएगा। माइनस पुराना ऑलरेडी बुक्ड किया, तो ये आ गया आपका 8,05,000 का एक्सपेंस। टोटल आ गया 26,25,000। अब ये कितने एम्प्लॉइज के लिए है? ये 875 एम्प्लॉइज के लिए है। ये आपका 875 एम्प्लॉइज के लिए। इसमें से लैप्स होगा कुछ और कुछ आपका अवेल हो गया। लैप्स कितना हुआ? 25 एम्प्लॉइज का, जो भाग गए। अब जो भाग गए तो उसका हम क्या करेंगे? ईसो आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व। और जो अवेल हो गए वो आप जानते हो कि क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। गाइस मुझे लगता है आपको आ गया होगा। मैं नाम ले लेता हूं बच्चों का। किंजल, ध्रुव, ऋषिकेश, कौशिक, सौम्या। आई थिंक आप सभी बच्चों ने मुझसे ये डाउट पूछा था। सर वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होते हैं तो जनरल रिजर्व क्रेडिट क्यों करते हैं जबकि जनरल रिजर्व को कम होना मेरे मालिक स्वाति, जनरल रिजर्व बढ़ता है बेटा। अभी थोड़ी देर बताया आपका, जब लैप्स हो रहा है तो ईसो आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो रहा है। जब आपका लैप्स हो रहा है तो ईसो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट किया था आपने आज तक। फर्स्ट ईयर में एंट्री की थी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर से टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर से टू ईसो। जब लैप्स हो रहा है तो ईसो आउटस्टैंडिंग को डेबिट करना पड़ेगा ना स्वाति, और फिर क्रेडिट किसको करोगे? जनरल रिजर्व को। थोड़ी देर पहले बताया कि ईसो आउटस्टैंडिंग भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखता है। अब वो किसी काम का नहीं है तो उसको फ्री रिजर्व में डाल दो, तो आपका इससे जनरल रिजर्व बढ़ेगा बेटा। थोड़ा सा अकाउंटिंग पोर्शन पर ध्यान दो, आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज आपको समझनी पड़ेंगी। सर एक क्वेश्चन मैंने देखा जिसमें लॉक इन पीरियड दिया था एम्प्लॉय का, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में? कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूं ना वो कौन सा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, लॉक इन ऑन ट्रांसफर ऑफ 3 years। कुछ भी नहीं होगा। इसको बोलते हैं पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन। मतलब तुम हमसे अभी शेयर ले लो, बाद में कंडीशन फुलफिल करते रहना कि 3 साल तक तुम शेयर नहीं बेचोगे, 3 साल तक शेयर नहीं बेचोगे। इसको कहते हैं लॉक इन। इसका कुछ भी नहीं होगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बुक में कैंसिलेशन को एम्प्लॉय लेफ्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। कौशिक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इसमें क्या किया भाई? इसमें इनिशियली 1000 ऑप्शन, 1000 ऑप्शन, अगेन 1000 ऑप्शन। ठीक है, देन 300 कैंसिल्ड। ओके, 300 कैंसिल। तो आप क्या पूछ रहे हो? को एम्प्लॉय लेफ्ट के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं? बेटा देखो,
यही मैंने ट्रीट किया है। आप देखोगे ध्यान से, ये हमारा ये जो बड़ा सा पहाड़ है ये हमारा वेस्टिंग पीरियड है। ये फर्स्ट ईयर एंड हुआ 1000 ऑप्शन थे, सेकेंड ईयर एंड हुआ 1000 ऑप्शन थे, पर थर्ड ईयर एंड होने से पहले पहले 300 चले गए तो 700 ऑप्शन बचे। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम, कहां गया, फर्स्ट ईयर में आपको 1000 के हिसाब से बनाना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में 1000, थर्ड ईयर में आप जब 700 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो आपका माइनस में 12 आएगा। इसी को मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, जो तुमने पूछा था ध्रुव नहीं, आई थिंक क्या नाम है आपका, कौशिक, की मैचिंग प्रिंसिपल वगैरह। तो यहां जब तुमने थर्ड ईयर के एंड में, मतलब 2.5 साल है या तो थर्ड ईयर है वो 2.5 साल, तो लास्ट में जब तुमने 700 के हिसाब से निकाला तो तुम्हारा माइनस में 12,000 आ रहा है। तो जैसे ही तुम्हारा माइनस में 12,000 आ रहा है तो वो रिवर्स होना चाहिए, तो तुम उसको रिवर्स करोगे ईसो आउटस्टैंडिंग, मतलब तुमने आज तक ज्यादा प्रोविजन बना दिया तो ईसो आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व करोगे। कौशिक, आई होप आपको समझ में आया हो। सर एडवांस अकाउंटिंग के एएस भी करवा दो सर लाइव क्लास में प्लीज रिक्वेस्ट। मोहित नागपाल वही शैतान सा बच्चा है, मुझे याद आ रहा है जब हम एएस की लाइव क्लासेस करते थे तो वो सुबह सुबह आके मजे लेता था सबके। स्वाति को समझ में आ गया, ध्रुव को आ गया, प्रीतेश को आ गया, किंजल को आ गया। किंजल थैंक यू सो मच बेटा, ध्रुव थैंक यू सो मच। यस, आपको मुझे लगता है कौशिक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऊपर मैं देखना चाह रहा हूं किसी और ने कुछ पूछा था क्या। सौम्या, आपको क्लियर है कि नहीं? आप बोल रहे हो 850 इंप्लॉइज जो लेफ्ट किए उनका ट्रीटमेंट कैसे किया। बेटा 850 लेफ्ट नहीं की, 850 अच्छा लेफ्ट किया मतलब 850 बच गए, तो 850 का भी मैंने आपको बताया कि क्या होगा। सर नवंबर 20 में एडवांस अकाउंट्स का कैसे रिवीजन करना है वो बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा है, 2 बच्चों ने पूछा है, अलग अलग बच्चों ने, कि सर नवंबर 20 के लिए अब क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी नवंबर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं उस पर अभी 2 मिनट बात करूंगा, बट पहले मैं वेट कर रहा हूं कि और कोई डाउट है क्या। बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे, और कोई डाउट है क्या मुझे बताओ, और कोई डाउट है क्या। सर व्हेन देयर सर विल देयर कम अ सम where the intrinsic value is given instead of fair value? Yes, definitely। ये जो चॉइस लिमिटेड का क्वेश्चन है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो थी, पर अगर किसी सम में इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दोनों दिया होगा तो यू हैव टू कंसीडर फेयर वैल्यू ओनली। तो ये क्वेश्चन में हमने इंट्रिंसिक वैल्यू लिया था, ठीक है, और सब में हमने मोस्टली इंट्रिंसिक वैल्यू लिया है। क्वेश्चन 8-9 में 4 फीचर का कैलकुलेशन का डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिए। 8-9 कौन सा बेटा, मेरे वाला क्वेश्चन का 8-9? मेरा वाला ही बोल रहे होगे, 4 फीचर का कैलकुलेशन। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 8 में कौशिक, क्वेश्चन नंबर 8 में इनिशियली इंप्लॉय 2500 थे और हमने एस्टिमेटेड 4 फीचर मतलब कितने इंप्लॉइज जाएंगे 3% पर एनम बोला था। और अभी से सोच लिया हमने कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 3% जाएंगे, मतलब जाएंगे। पहले साल गए कितने, 5%। फिर भी हमने बोला कि कोई बात नहीं, अभी भी हमारा एस्टिमेट 3% ही है, भले पहले साल 5 गए उससे मतलब नहीं, पर आज भी हम यही बोल रहे हैं कि 3% जाएंगे, वो भी तीनों साल में। भले पहले साल 5 चले गए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कुछ इस तरीके से जाएंगे कि ऑन एन एवरेज हर साल का 3% ही आएगा। देखो वो बोल रहा है, एट द एंड ऑफ 2003 द मैनेजमेंट ऑफ संतोष स्टिल expect that the annual forfeiture would average only 3% over the entire vesting period। इंटायर मतलब तीनों साल में। भले पहले साल 5% गए, पर मेरा यह मानना है कि पूरे वेस्टिंग पीरियड में 3 ही एवरेज जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने 2500 एम्प्लॉइज थे, 2500 में से -3 3 बार किया, क्योंकि पहले साल 3, दूसरे साल 3, चौथे साल 3। बच्चों को डाउट आता है कि सर पहले साल तो 5 गए,
5 गए, दूसरे साल और तीसरे साल में कुछ इतने जाएंगे कि ऑन एन एवरेज, जब एवरेज निकालोगे पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तो ऑन एन एवरेज 3-3% ही निकलेगा, ऐसा संतोष लिमिटेड बोल रहा है। तो हमने इसीलिए इस तरीके से वर्किंग की है। ठीक है कौशिक, प्लीज रिप्लाई मी, आपके डाउट का ही मैं बात कर रहा हूं। तो दिस इज द वर्किंग बेसिकली, कि ऑल्दो इन द फर्स्ट ईयर 5% लेफ्ट, 5% एम्प्लॉइज जॉब छोड़ के गए, बट स्टिल कंपनी बोल रही है कि सेकेंड ईयर में कुछ इतने जाएंगे और थर्ड ईयर में कुछ इतने जाएंगे कि ऑन एन एवरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का मिला के 3-3% ही एवरेज होगा पर एनम। तो हमने इसीलिए 3-3% लेस किया। फिर सेकेंड ईयर में क्या हुआ? ड्यूरिंग 4 द मैनेजमेंट रिवाइज इज एस्टिमेट फॉर फ्यूचर रेट टू 10% पर एनम। पर 2004 में 2004 में मैनेजमेंट ने अपना एस्टिमेटेड रिवीजन 10% पर एनम कर दिया फॉर ऑल 3 ईयर। फॉर ऑल 3 ईयर क्या लिखा है? ऊपर लिखा था ना ओवर द वेस्टिंग पीरियड, तो इसीलिए हम यहां पर मान रहे हैं कि 10% जो होगा वो भी ओवर द वेस्टिंग पीरियड होगा। तो सेकेंड ईयर में मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, फर्स्ट ईयर में 3% एस्टिमेट करके हमें लगता है इतने एम्प्लॉइज जा रहे हैं कि अब हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज हर साल 10% जाएंगे, तो इसलिए 10-10-10, 3 बार 10-10-10, 10-10-10 3 बार क्यों हो रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट अपना एस्टिमेट 3% से बदलकर 10% कर रहा है फॉर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड, कि हर साल 10%, 10%, 10% जाएंगे। तो इसीलिए हमने इस तरीके से किया। ये क्वेश्चन मैंने सीए फाइनल का लिया हुआ है, एक्चुअली आपके मॉड्यूल में आपको नहीं मिलेगा, स्टडी मैट में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है कौशिक, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो मुझे बता दो। सेम चीज आपकी इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 9 में भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में तो बल्कि सिंपल है। कौशिक, अगर आपका डाउट आपको क्लियर हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बैंकिंग कंपनी का, रेणुका बैंकिंग कंपनी का लाइव डिस्कशन अभी बहुत आगे होगा, मैं जरूर लूंगा। ये लाइव डिस्कशन जो हो रहा है ये हर टॉपिक का होगा, बट मैं किस सीक्वेंस में ले रहा हूं, जिस सीक्वेंस में मैंने एडवांस अकाउंट्स के रेगुलर कोर्स की क्लासेस ली हुई हैं बच्चों के साथ। तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो पेन ड्राइव जिन्होंने परचेज किया है, ये उनके सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे 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 आपका चैप्टर बाय चैप्टर होगा वैसे लिया जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। सर तो 10% रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्यों कर रहे हैं? बेटा रिट्रोस्पेक्टिव से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहा है 10% फॉर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड। ये देखो लिखा हुआ है बार बार, ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड, इंटायर वेस्टिंग पीरियड। ये नहीं बोल रहा है कि 10% फॉर द रिमेनिंग पीरियड। देयर इज अ डिफरेंस, इंग्लिश में डिफरेंस होगा ना, 10% फॉर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड, 10% फॉर द रिमेनिंग पीरियड, दोनों में फर्क है। और 10% पर एनम लिखा है ना, तो हर साल का 10% हुआ। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, 10% फॉर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड या 10% फॉर द रिमेनिंग पीरियड, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? फर्क है। यहां पर हम क्या लगा रहे हैं? इंटायर वेस्टिंग पीरियड, इसीलिए रिट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। कौशिक देवनाथ, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ ऐसा था, कहां गया? क्वेश्चन नंबर 9 की वर्किंग नहीं मिल रही मेरे को। यस, क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोस्पेक्टिव है, क्योंकि 525 में से 15 गए, बाकी आने वाले सालों का 2%। क्यों प्रोस्पेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो यहां बोल रहा है एस्टिमेटेड एनुअल रेट ऑफ डिपार्चर 2%। अब 2% एनुअल बोल रहा है और यहां इंटायर वेस्टिंग पीरियड नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है भाई पोजीशन एज ऑन 31 मार्च, मतलब ईयर एंड पे पोजीशन क्या है, तो वो इंटायर नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा वर्डिंग ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड पे निर्भर करता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में फर्क इतना है कि 8 में हम रिट्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं चेंज हुआ,
क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में वर्डिंग यूज कर रहा है ओवर द इंटायर वेस्टिंग पीरियड, बस ये रीजन है। ठीक है, और बोलो बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, मुझे लगता है शायद रिप्लाई जब आएगा मैं तब फिर से कर लूंगा। अब कुछ बच्चों ने पूछा, मुझे लगता है और कोई शायद डाउट नहीं होगा आपको, कुछ बच्चों ने पूछा कि सर किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्योंकि अब एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो बच्चों बात ऐसी है, एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, अब इसमें मैं डिवाइड करूंगा बच्चों को दो कैटेगरी में। कुछ बच्चे ऐसे जो अभी जुलाई अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप देने वाले थे और सेकेंड ग्रुप सोचा था कि नवंबर में देंगे, और कुछ बच्चे ऐसे जो जुलाई में दोनों ग्रुप देने वाले थे। अब जो जुलाई में दोनों ग्रुप देने वाले थे उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैं बात मानता हूं कि कंपटीशन बढ़ गया, बट कंपटीशन बढ़ गया उसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे रह जाओगे। अगर तुम आज कंपटीशन से डर जाते हो, इसका मतलब तो तुम एक लिमिटेड लेवल ऑफ कंपटीशन ही एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। कभी भी एज ए स्टूडेंट हमेशा याद रखना पॉजिटिवली कि कभी भी ये सोच के मत इंटर करना, ये सोच के मत लड़ाई करना कि यार बहुत सारे लोग हैं मैं नहीं जीत पाऊंगा, ये गलत है। तुम्हें अपने ऊपर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बाकी लोगों का क्या होगा मुझे नहीं मतलब, मैं तो पास होऊंगा ही होऊंगा, मुझे कंपटीशन से मतलब नहीं है, मेरे को अपने आप से मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, बात फैक्ट सही है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट मेरा ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसके तुम डर क्यों रहे हो कंपटीशन बढ़ने से? अगर कंपटीशन बढ़ने से तुम डर रहे हो, इसका मतलब मन में तुम्हारे यही है कि यार तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम्हारा मन में यही है कि तुम पास नहीं आओगे। मतलब कम बच्चे पेपर देते तो तुम्हारी लड़ाई अच्छे से हो जाती, तुम रिंग में जाके अच्छे से मस्त मारपीट करते, बट अब क्योंकि बच्चे बढ़ गए तो तुम्हें डर लग रहा है। दिस इज नॉट लाइक दैट। मेरा ये मानना है कि तुम्हारा अगर दोनों ग्रुप का प्लान था जुलाई में, नवंबर में दोनों ग्रुप का ही कायम रखो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं यही बोलूंगा कि मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट पेपर देना शुरू कर दो बच्चों। अगर तुमने इस बार गलती से मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए थे तो अब दो, अब तुम्हारे पास गोल्डन चांस है। और हर पेपर में 10 से 12 मार्क्स अब तुम्हारे बढ़ने चाहिए, जितने तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एडवांस अकाउंट्स में तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे 70 मिनिमम आने चाहिए, अब तुम बोलो कि मेरे 80 मिनिमम आना चाहिए। ऑडिट में तुम बोल रहे थे कि मेरे 60 आने चाहिए, अब तुम बोलो 70 आने चाहिए। कॉस्टिंग एफएम में तुम बोल रहे थे कि यार मेरे को 90 आने चाहिए, अब 100 आने चाहिए। तो नहीं तो फिर मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि तुम्हें लोग जज करेंगे नवंबर में कि नवंबर में तूने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया जिससे तूने अपने आप को इंप्रूव क्या किया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एमसीक्यू बोल रहा हूं, तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर देने। वो बच्चे जिन्होंने जुलाई में सिर्फ सिंगल ग्रुप का सोचा था, मैं ये नहीं कहूंगा कि अब तुम दोनों ग्रुप करो, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि अपनी सेल्फ आइडेंटिटी पहचानो कि क्या तुम्हारी सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन पहले हुई थी। अगर तुमने पहले सेकंड ग्रुप की क्लासेस कर ली थी बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कुछ क्लासेस में, तो एक आध कोई फास्ट ट्रैक बैच लेके खत्म करके 2 महीने भी नहीं, 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर ग्रुप 2 को खत्म करो और पूरा फिर प्लान करो नवंबर में दोनों ग्रुप। पर अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं सेकंड ग्रुप इतना जल्दी मेरे से नहीं हो पाएगा और मैंने तो अभी तो क्लासेस भी शुरू नहीं की थी, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम्हें ग्रुप 2 देने की जरूरत है। तुम ऐसे केस में ग्रुप 1 दे दो, बहुत अच्छा है, मैं यही बोलूंगा। तो बेटा ग्रुप 1 पे वही सेम उन्हीं बच्चों को फिर से बोलूंगा मॉक टेस्ट दे दो। तो डिपेंड करता है आपका क्या करना है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका। एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर मैंने सिर्फ ग्रुप 1 का सोचा था जुलाई में, ग्रुप 2 की अभी प्रिपरेशन शुरू की नहीं थी, नवंबर में मैं सोच रहा हूं कि ग्रुप 1 ही दूं, पर सर क्या ग्रुप 2 की प्रिपरेशन फिलहाल शुरू कर दूं क्या, क्योंकि मेरे पास अब टाइम मिल गया है, मेरा ग्रुप 1 अच्छे से हो गया है, तो सर मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दूं क्या? ये बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाएगी कि तुम ग्रुप 2 की प्रिपरेशन तो शुरू कर रहे हो पर तुम एग्जाम दोगे नहीं। तो इस केस में पता है क्या होगा कि ग्रुप 2
इतना अच्छे से नहीं पढ़ोगे, इतना मन से नहीं पढ़ोगे जितना मन से तुम पढ़ना चाहिए। तो ऐसे केस में मैं यही बोलूंगा कि बेटर यू शुड स्टिक विथ ग्रुप 1 ओनली, डू नॉट प्रिपेयर ग्रुप 2 until and unless you are giving exams in November for group 2. स्टिक टू ग्रुप 1 ओनली, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, बोर हो गए हो बार बार एग्जाम कंडक्ट करो, अपना एग्जाम कंडक्ट करो, डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। What will be the weightage of ESOP question in terms of marks? कौशिक, मैं गुस्से में बोल रहा हूं, बहुत लेट लतीफी करके रिप्लाई कर रहे हो। What will be the weightage of ESOP questions in terms of marks? Minimum 6 marks, 5 marks to 6 marks, maximum 10 marks. एवरेज आप 5 से 8 मार्क्स तो मान के चलो कि ESOP का क्वेश्चन आता ही आता है। अथर्व, स्वाति, एक्चुअली सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम होती है कि जब सारे चैप्टर रिवाइज करो तब तक पिछले किए हुए चैप्टर स्किप होने लगते हैं, तो अप टू डेट कैसे रहें सर? स्वाति, ये आपके मन का वहम है। जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अरे यार कुछ नहीं आ रहा, पुराना पूरा भूल गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बात बोलूं, जितना भी मैं ये रिवीजन लेक्चर डाल रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मैं इनको प्राइवेट कर दूंगा, ये तो हमेशा पब्लिक रहेंगे। जब तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी ना, आज ईसॉप की बात चल रही है, जब तुम पूरा एडवांस अकाउंट्स खत्म कर दोगी ना, उसके बाद जब तुम बोलोगे यार ईसॉप मुझे आता है कि नहीं, एक बार रिवीजन लेक्चर देख लेना, तुम्हें याद आएगा हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। क्या होता है, ये हमारे ह्यूमन बीइंग में एक माइंड सेट हो जाता है कि जो पुराना पढ़ा हुआ था वो भूल गए। एक्चुअली वो भूल नहीं गए, सिर्फ उसमें ऊपर ऊपर हल्की मिट्टी, हल्की हल्की धूल मिट्टी चढ़ गई है, उसको धूल मिट्टी को ठीक करना है, वैसा का वैसा ही आपको दिखेगा। सो ये मन का वहम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इसीलिए तो रिवीजन क्लासेस हो रही है ना, कि जब आखिरी में आप जब पूरा कोर्स रिवाइज करने जाओगे तो आप ये रिवीजन क्लासेस आधे आधे एक एक घंटे में जल्दी स्पीड में रिवीजन क्लासेस देख के सबको समझ में आ जाएगा, हाँ यार तो मैंने भूली नहीं थी, अब तो मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो ये रिवीजन क्लासेस का एडवांटेज आपको बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब अभी रिवीजन क्लासेस एक बार खत्म हो जाएंगी ना, तो जब आप एग्जाम टाइम में इन रिवीजन क्लासेस को उठाओगे तो आपको सिर्फ अभी क्विकली इसको स्पीड पे रिवीजन करना है, फिर अपने क्वेश्चन शुरू करने, प्रैक्टिस करना। एडवांस अकाउंट से एडवांस अकाउंट्स खत्म कर लिया नवंबर, अकाउंट्स से एडवांस अकाउंट्स खत्म कर लिया नवंबर 20 है मेरा, तो कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, कोई इश्यू नहीं है, खत्म कर ले तो अच्छा है। सर ग्रुप 1 का भी लाइव रिवीजन करा दीजिए सर प्लीज। बेटा ग्रुप 1 का लाइव रिवीजन लाइव न करवा के मैं उसके कुछ चैप्टर वाइज रिवीजन डाल तो रहा हूं स्वाति। ब्रांच का मैंने चैप्टर वाइज 1.5 आवर्स का रिवीजन डाल दिया है सबसे बेस्ट, और डिपार्टमेंट का डाल दिया है। कल सुबह प्रोबेबली एक आध चैप्टर का और डल जाएगा, तो डोंट वरी, आपका डलता जाएगा, अकाउंट्स का डलता जाएगा। उसमें फायदा ये है कि उसमें वो भी लाइव क्लास है, लाइव क्लास मतलब जो मेरे सामने बच्चे फेस टू फेस बैठे थे तो उसी के साथ उनका डिस्कशन किया हुआ है, तो डोंट वरी, वो भी आपका हो जाएगा। वी स्मार्ट का अदर फैकल्टी लाइव सेशन कब स्टार्ट होगा? मेरे को जहां तक मालूम पड़ा है आदित्य सर लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। मैं आपको मैसेज में बता देता हूं, मुझे आज ही मैसेज आया आदित्य सर का कि सर मैं लाइव सेशन बच्चों का शुरू कर रहा हूं मंडे और थर्सडे। आदित्य सर का मंडे और थर्सडे को लाइव सेशन रहेगा एफएमईको का, आदित्य सर का। रवि सर से, रवि ताउरी सर से आप डायरेक्टली उनसे पूछ लीजिए कि सर आपका लाइव सेशन क्यों नहीं हो रहा। पवन सर से खुद ही पूछ लीजिए और विजय सर से पूछ लीजिए, है ना। मैं चाहता हूं कि उनसे बल्कि पूछो, उनको बल्कि मैसेज करो, उनको डांटो, उनको डांट लगाओ कि सर आपने लाइव रिवीजन बोला था क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। मेरी अथॉरिटी है, मैं तुमको बोल रहा हूं, उनको डांट लगाओ। सर सीए इंटर कॉस्टिंग रिवीजन, कॉस्टिंग बेटा मुझे आता नहीं है, नहीं तो मैं रिवीजन करवा लेता। जोक सपाट दीपेश, कॉस्टिंग का रिवीजन मैं एक बार दर्शन चंडालिया सर को जरूर एक बार बोलूंगा कि आप कॉस्टिंग का रिवीजन करवाइए। मैं एक बार रिक्वेस्ट करके देखूंगा एक बार, ठीक है। मैं जरूर एक बार दर्शन चंडालिया सर का रिवीजन के लिए मैं दर्शन चंडालिया सर को जो वी स्मार्ट से हैं, मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा। अगर वो बात मानते हैं तो वे डेफिनेटली लाइव रिवीजन करवाएंगे।
सर एफएम एग्जाम्शन है तो एफएम का टाइम कैसे अलोकेट करें? एफएम का टाइम अलोकेट करो, आपका एग्जाम्शन है तो सबसे बेस्ट है आपके पास एफएम का टाइम आप अलोकेट करो मॉक टेस्ट देने में। द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज ऋषिकेश, आप मॉक टेस्ट दो, सीरियसली बता रहा हूं मैं, पेपर पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। अगर तुम लोगों ने मॉक टेस्ट दिए ना, याद करोगे कि हाँ जय सर ने बोला था, इंप्रूवमेंट आता ही आता है और मालूम पड़ता है कि हम रियली में कौन सी गलतियां करते हैं। तो मॉक टेस्ट में यूटिलाइज करो अपना टाइम। पवन सर कल ही नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं तो बोलूंगा बाकी सारे फैकल्टी को डांट लगाओ, तुम लोग तो लिटरली डांट लगाओ। क्या सर आप लोगों ने कमिटमेंट किया था, पूरा क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्या तरीका हुआ? बिल्कुल डांट लगाओ पर प्यार से डांट लगाओ, ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं करने का। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा स्वाति? नेक्स्ट चैप्टर होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवीजन होगा। मेरे को तो मैं सही बताऊं अब ना मजा आता है, मतलब मेरे को ना लाइव सेशन लेने में ज्यादा मजा आता है कंपैरेटिवली रिकॉर्ड करके सेशन डालने में। मेरे को लाइव सेशन में बहुत ज्यादा मजा आता है। आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है लाइव सेशन ज्यादा बेटर है कि मैं अपना सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूं रिवीजन का, वो बेटर होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होगा, ठीक है। और मैं ये बता देता हूं कि कब होगा। लाइव अच्छा लगता है? अच्छा भाई, आज है 5 तारीख, अपन लेंगे ऑन 8th वेडनेसडे, अपन लेंगे वेडनेसडे को 8th को। लाइव इज बेस्ट बिकॉज ऑफ 2-वे इंटरेक्शन। यहाँ ये तो बात सही है। सो अपना अगला लाइव सेशन होगा 8 तारीख को, ठीक है। और बताओ क्या कुछ पूछना चाहते हो मुझसे? और बताओ तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो, और क्या करना है? मैं एक बात मेरी प्लीज, बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई के नाते मान लो, मॉक टेस्ट पेपर दो, घर पे दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मॉक टेस्ट पेपर के लिए पैसा खर्च करो, कोई भी पिछले अटेम्प्ट का पेपर डाउनलोड करो और पेपर दे दो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बच्चों, सच्ची में मजा आएगा। मतलब एज अ बड़ा भाई होने के नाते तुम लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, और ये दूसरों को भी मैसेज पहुंचाओ कि मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट खरीदने से फायदा एक्स्ट्रा ये होता है कि आपको सामने वाला इवेल्युएट करके देता है, प्रॉपरली चेक करके देता है प्रॉपरली, तो आपको समझ में आता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है थोड़ी बहुत। प्रीतिश वर्मा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तो बच्चों मॉक टेस्ट वाली चीज को थोड़ा सा ना लाइटली मत लो, इसको सीरियसली लो। मॉक टेस्ट एक बार तो देने पड़ेंगे आपको। सर स्पीड कैसे इंक्रीज करें? इससे पहले सर मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन में कोई डाउट्स आए तो कैसे सॉल्व करोगे आप? मैं अपने सब्जेक्ट में ये बोल सकता हूं कि जब हम लाइव सेशन लेते हैं तो आप उसी में डाउट पूछ लो कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए क्या होगा। आप मुझे पहले से ही व्हाट्सएप इमेज भेज दो व्हाट्सएप की, मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व कर लूंगा। व्हाट्सएप पे सॉल्व नहीं करूंगा तो मुझे पता रहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो अपकमिंग लाइव सेशन में आने वाला है, तो मैं उसको लाइव सेशन में फिर डिस्कस कर लूंगा। तो आप मुझसे ऐसा पूछ सकते हो। सर स्पीड कैसे इंक्रीज करें? डियर, 2 बातें, थ्योरी सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिकल है ये डिसाइड करो। अगर थ्योरी सब्जेक्ट है तो मैं आपको बोलूंगा फिर तो आपको आंसर्स लिख के देखने चाहिए, बार बार, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें भी मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैक्सिमम सेम टाइप के। बच्चा आमतौर पर गलती करता है कि वो देखता है कि यार इस टाइप का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अगला भी सेम टाइप का है, चलो छोड़ दो, ऊपर से देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, ऑडिट कर लेता हूं उसका। यहीं पर आपकी गलती हो जाती है। जब आपको दिख रहा है कि सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप ऊपर से वेरीफाई कर लेते हो।
उसी क्वेश्चन की जब फिर से प्रैक्टिस करोगे ना तो तब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो, आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स को तो लिख लिख के आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और प्रैक्टिकल में भले आपके सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बार बार उसको सॉल्व करके देखिए, राइट, आप बार बार सॉल्व करके देखिए तो स्पीड इंक्रीज होगी। सर फुल कोर्स होने के बाद मॉक टेस्ट देना अच्छा होगा सर कि चैप्टर वाइज? आई पर्सनली फेल्ट कि ड्यूरिंग द पीरियड जब आप क्लासेस आपकी चल रही हैं तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। एडवांस अकाउंट्स में मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट का बता दिया है वेबसाइट वी स्मार्ट की वेबसाइट पे, जहां पर लेक्चर्स डले होते हैं इनक्रिप्टेड, वहीं पर आपको नीचे टेस्ट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप फुल टेस्ट पेपर का 2 बार आप दो, महीने में 1 बार, तो 2 महीने में 2 बार दो। तो फुल टेस्ट भी देना जरूरी है और चैप्टर वाइज भी देना चाहिए, चैप्टर वाइज भी देना जरूरी है। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए इफ पॉसिबल 5 डेज बाद सेशन लीजिए ऑन 10th और 11th लेक्चर्स कंप्लीट करना है। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कौशिक आप अगर बोलो तो मैं कर सकता हूं, मैं 5 डेज बाद ले सकता हूं। बाकी सब लोग अगर चाहें तो मैं 8th को ना लेके मैं 10th 11th को ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच रिवीजन कल ही किया, बहुत मजा आया, थैंक यू बेटा ऋषिकेश। सर चैप्टर खत्म होने के बाद रिलेटेड आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन कर लेते हैं? हाँ कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको एक हेल्प कर देता हूँ प्रीतिश, और सभी बच्चे सुन लीजिए कि जो रिलेटेड आरटीपी एमटीपी आप जो बोल रहे हो, उसमें सबसे बेस्ट ये है कि मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। उस क्वेश्चन बैंक में मैंने सारे के सारे आज तक के जितने भी आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस हैं, प्लस कुछ ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे लगे किसी किसी चैप्टर में, वो मैंने डाले हुए हैं। और वो क्वेश्चन बैंक मैंने निकाला हुआ है, सिर्फ 250 रुपीज का क्वेश्चन बैंक है, वो भी कलर्ड। तो आप वो जरूर कर सकते हो। उसमें आपको आरटीपी सिर्फ एक अटेम्प्ट की नहीं, सारे अटेम्प्ट की आरटीपी के क्वेश्चंस आपको एक समझ में आ जाएगा आइडिया। तो अगर इसमें अगर आप अपनी स्पीड भी बढ़ाना चाहते हो, किसी ने पूछा था स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो आप क्वेश्चंस अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक 250 का आता है, और वो 250 का क्वेश्चन बैंक अकाउंट्स का भी आता है और अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स का भी आता है, और वो दोनों के दोनों वी स्मार्ट के वेबसाइट पे लिस्टेड है। सर पुराना मैराथन से प्रिपेयर कर ले क्या, बिकॉज जुलाई अटेम्प्ट था और लिंक टूट गया था? रिवीजन के लिए कर सकते हो पुराने मैराथन से प्रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे भेज दे इमेज डाउट क्वेश्चन के? नहीं बेटा प्रिंकल, मैं टेलीग्राम पे पर्सनली डाउट नहीं डिस्कस करता, मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि व्हाट्सएप पे ही करूंगा मैं। सर एएस के क्वेश्चन में टाइम लैग रहा है क्या करूं मैं? ऋषिकेश आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, लेक्चर पोस्टपोन करो। सर बेनिफिशियल रहेगा फॉर मी इफ नेक्स्ट सेशन आफ्टर 5 डेज? यस सर थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं 8th की जगह इसको फिर 10th कर देता हूं, 10th कर देता हूं। 10th क्या है? फ्राइडे इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैटरडे को हो सकता है शायद विजय सर आपका लाइव सेशन ले, शायद, पर मैं फ्राइडे को कर लेता हूं, ठीक है। प्रीतिश आपकी क्लासेस ले ली हैं पर बुक्स नहीं आई हैं, मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे पर्सनली जल्दी। सर आप क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स अपलोड करोगे क्या, और इट इज इंक्लूडेड इन द इनक्रिप्टेड लेक्चर्स? सी अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 के क्वेश्चन बैंक के कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी इनक्रिप्टेड में इंक्लूड करे थे, पर एडवांस अकाउंट्स ग्रुप 2 के मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। आगे चल के मेरी प्लानिंग है कि मैं क्वेश्चन बैंक के लेक्चर्स लूंगा, वो इंक्लूड करूंगा, बट उसके लिए मैंने अभी कोई प्लान नहीं किया हुआ है। रहा तो मैं लाइव आके ही क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लूंगा। आप बोलो बल्कि कि क्या लाइव क्वेश्चन बैंक एडवांस अकाउंट्स डिस्कशन, लाइव क्वेश्चन बैंक डिस्कशन, यस और नो? नो मतलब गिव रिकॉर्डेड। आप बोलो क्या करना चाहिए, तो मैं आगे चल के प्लान कर सकता हूं, बट वो आगे चल के मतलब ये मान लीजिए कि अगस्त के टाइम पे हो पाएगा।
सर बैंकिंग में कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर का क्या परसेंटेज अप्लीकेबल होगा इन नवंबर एग्जाम? बेटा वो नवंबर एग्जाम की जब आरटीपी आएगी तभी आप देख सकते हो, अभी आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। नवंबर की जब आरटीपी आएगी तो ही होगा, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं उस पे आरटीपी पे एक सेशन बना लूंगा, तो ही अपन कर पाएंगे। सर बैंकिंग में ये हो गया। सर एएस क्वेश्चन टेकिंग टाइम, व्हाट शुड आई डू? मोर प्रैक्टिस बेटा। और एएस क्वेश्चन अगर टाइम दे रहा है तो इसका मतलब एएस के कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ऋषिकेश। आप फिर से अच्छे से रीड करो, रिवाइज करो, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइव लाइव, यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक है लाइव। तो मैं सोचता हूं कि अगस्त मंथ में, अगस्त पर मेरा कमिटमेंट नहीं है, आई एम नॉट कमिटिंग, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मेरा कोशिश रहेगा कि मैं अगर हुआ तो मैं डेफिनेटली इसको लाइव लूंगा, डेफिनेटली लाइव लूंगा, बट मेरा कमिटमेंट नहीं है, ठीक है ना, मेरा कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है। ध्रुव बेटा चैप्टर वाइज मैं कभी नहीं पसंद करता, चैप्टर वाइज टॉपिक बेचना मतलब सेल करना मैं कभी पसंद नहीं करता, तो मैं कभी इसको शायद नहीं करूं, शायद अभी एट प्रेजेंट तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं चैप्टर वाइज सेल नहीं करता हूं। यस सर, विथ फैसिलिटी ऑफ व्यूइंग रिकॉर्डेड लेक्चर 2 बिफोर एग्जाम, प्राइवेट मत करिए। नहीं, क्वेश्चन बैंक में प्राइवेट नहीं करूंगा, डोंट वरी, लाइव रहेगा, मैं प्राइवेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन बैंक में मैं एक्चुअली इसीलिए अगस्त सितंबर में बोल रहा हूं, अगस्त सितंबर इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैंने अगस्त सितंबर में इसका सेशन लिया तो अगस्त सितंबर तक आप पहले एडवांस अकाउंट्स पहले पूरा खत्म कर दो। जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं बच्चे, वो पूरा का पूरा अगस्त सितंबर तक आप पूरा पूरा कोर्स खत्म कर लो, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हो सर एक रिवीजन चाहिए तो हम क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करना शुरू करेंगे, बाकायदा क्वेश्चन, जैसे अभी हम एक रिवीजन करते हैं विदाउट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, ये अपन लाइव कर सकते हैं। बोलो ऐसा सही है कि नहीं? अगस्त तक, मतलब अगस्त मिड तक आप क्वेश्चन बैंक सॉरी आप एडवांस अकाउंट्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो। मेरे स्टूडेंट हो तो आप मेरा पूरा क्लास वर्क बुक कंप्लीट कर लो, सब कुछ कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन बैंक छोड़ दो। क्वेश्चन बैंक मेरे साथ उठाना, एज आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा कुछ दिन में। क्वेश्चन बैंक ओल्ड सिलेबस के लिए भी अवेलेबल है क्या? क्वेश्चन बैंक ओल्ड सिलेबस के लिए सच्ची बताऊं बच्चे, अवेलेबल सेपरेटली तो नहीं है। ओल्ड सिलेबस वालों को दोनों क्वेश्चन बैंक परचेज करना पड़ेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ओल्ड वालों को दोनों क्वेश्चन बैंक परचेज करना पड़ेगा, सेपरेटली ओल्ड वालों के लिए अवेलेबल नहीं है बेटा, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में क्या होता है बेटा, सच्ची बताऊं क्या है, क्वेश्चन बैंक का मुझे प्रिंटिंग करवाना पड़ता है। अब मिनिमम बुक्स मुझे प्रिंटिंग करवानी पड़ती है 500 की। अब ओल्ड सिलेबस में ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो मैं बुक्स अगर प्रिंट करवाऊंगा 500, तो मुझे मैं जानता हूं कि 500 के 500 बुक सेल होंगे नहीं, है ना, तो इसीलिए वो कोई मतलब नहीं है। पलक प्रिंकल, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अभी ज्यादा बच्चे तो अवेलेबल नहीं है, 27 बच्चे ही अवेलेबल है। आप मुझे ये बताओ कितने बच्चे मेरे से एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे मुझसे एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मेरा एडवांस अकाउंट्स लिया है आप में से, या फिर ऐसा सोच बताइए कि और कितने बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी बता सकते हैं। कितने बच्चों ने मेरा एडवांस अकाउंट्स लिया है और कितने बच्चों ने नहीं लिया है मेरा एडवांस अकाउंट्स, कौन कौन से लिया है? बट यस, मैं सोचता हूं इस पे कि आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन आपके साथ करूंगा। पलक और प्रीतिश, ठीक है, पलक और प्रीतिश, बाकी लोग तो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। कौशिक, ओके। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक गुड न्यूज है, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए रिसेंटली रिकॉर्डेड फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है एडवांस अकाउंट्स का। ओल्ड सिलेबस एडवांस अकाउंट्स का रिसेंटली रिकॉर्डेड फास्ट ट्रैक बैच
रिसेंटली रिकॉर्डेड फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल अब मैं कर रहा हूं ओल्ड सिलेबस वालों के लिए। लगभग 45 लेक्चर्स हैं और 45 लेक्चर्स में आपका फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंक्लूडिंग आपको बुक्स मिलेंगी, कलर्ड बुक्स मिलेंगी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए। एक गुड न्यूज है, फास्ट ट्रैक एडवांस अकाउंट्स अवेलेबल है। निखिल वेरी गुड, प्रीतिश, कृष्णा, निखिल, कौशिक, एडवांस नहीं लिया बट अकाउंट्स लिया था सर जी। अनिकेत, अच्छा एडवांस क्यों नहीं लिया फिर बेटा? ऋषिकेश फास्ट ट्रैक लिया था, ओके बोथ ग्रुप। मोक्षा मैंने लिया था, वेरी ठीक है बेटा, थैंक यू। प्रीतिश सर नहीं लिया है मैंने, प्रीतिश शाह, बट आपका मटेरियल रेफर कर रहा हूँ कोविड-19 में जो आपने दिया था, ओके कोई बात नहीं, ग्रेट। कब तक अवेलेबल होगा बेटा? स्वातिक, ये फास्ट ट्रैक आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस की मैं अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली कल करने वाला हूं और हो सकता है ये परसों से अवेलेबल हो जाए, मतलब फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो इट विल बी लिस्टेड ऑन वी स्मार्ट वेबसाइट। यस, इट विल बी लिस्टेड ऑन वी स्मार्ट वेबसाइट, मतलब टेंटेटिवली 2-1 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा 2-1 दिन में। फास्ट ट्रैक बैच फॉर सीए आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस एडवांस अकाउंट्स, अप्रॉक्सीमेटली 45 लेक्चर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 45 लेक्चर्स हैं। मजा आ जाएगा आपको, लिटरली मजा आ जाएगा। चलो मेरे हिसाब से अभी सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मुझे बताओ और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि अपन सेशन को कंक्लूड करें, क्योंकि आपका भी टाइम प्रीशियस है, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। और यही बोलूंगा कि आपका पेपर अगर जुलाई में था अब नवंबर में हो गया तो तुम्हारे घर वालों की एक्सपेक्टेशन तुमसे अब बढ़ चुकी है इनडायरेक्टली, भले वो बोलेंगे नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, खुद की भी एक्सपेक्टेशन तुमसे बढ़ जानी चाहिए। हर पेपर में 10 मार्क्स 15 मार्क्स का टारगेट हाई कर लो, ज्यादा फायदा मिलेगा। जहां 70 का सोचा था अब 80 का सोचो, 80 का सोचा था 90 का सोचो, 40 का सोचा था 50 का सोचो, 50 का सोचा था 80 का 60 का सोचो। हार्ड कॉपी में अवेलेबल होगा बिल्कुल। रिसीव कितने दिन में होगा बेटा? रिसीव में तो आप ये मान के चलो कि 10 दिन तो एवरेज लगेंगे रिसीव होने में। तब तक सीरियल की मिल जाएगी, तब तक सॉफ्ट कॉपी में बुक्स मिल जाएंगी, तब तक आप घर पे बैठे डाउनलोड करके लेक्चर्स देखना शुरू कर सकते हो। ये बात मैं बता सकता हूँ। सेकंड ग्रुप डिसाइड नहीं किया था बट अभी नवंबर अटेम्प्ट है, ले लूंगा सर जी। कोई बात नहीं बेटा, ले लेना, बिल्कुल ले लेना। अनिकेत, टाइमिंग ऑफ डाउट सेशन बेटा, डाउट सेशन का टाइमिंग प्रोबेबली वी विल मेक इट लाइक शाम को ही 7:30-8 बजे, वही टाइमिंग मुझे सही लग रहा है, वही टाइम ठीक है, वही टाइम ठीक है। चलो यहीं पर बंद करते हैं लेक्चर, इसको कंक्लूड करते हैं बच्चों, अपन सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगला सेशन कब होगा? 10th को होगा अगला सेशन, शाम को 7:30 बजे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवीजन और उसके साथ साथ अपन उसका डाउट सेशन। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।